किसी भी न्यूबॉर्न या नवजात शिशु के लिए उनकी केवल 3 डिमांड्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है वार्मथ। वार्मथ मीन्स अफेक्शन, काइंडनेस या स्नेह या प्यार, गर्माहट, जो कि मदर्स के गोद में मिलता है बेबी को। सेकेंड बात करें तो होता है उनका फूड, मीन्स माँ के ब्रेस्ट से उनका फूड जो कि ब्रेस्ट मिल्क होता है। और थर्ड सिक्योरिटी, मीन्स सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का फीलिंग, जो कि एक बेबी को अपनी अपनी माँ के प्रेजेंस से होता है। और ये तीनों नीड्स जो होती हैं एक बेबी को माँ से मिलता है। एक माँ अपने बेबी को वार्मथ, फूड और सिक्योरिटी ये तीनों प्रोवाइड करती है। एक न्यूबॉर्न का फूड यानी ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई भी मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वह उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। पर कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं तो लाइक जैसे उन्हें ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर स्तन से जुड़ी कोई समस्या, लाइक इंगॉर्जमेंट हो गया, गांठ का बनना, लाइक कड़ा होना ब्रेस्ट का, या फिर कोई इन्फेक्शन होना, या फिर कोई घाव होना, सोर होना निपल में, तो इन सब कारणों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी मदर बेबी को अपने फीड नहीं करा पाती हैं। तो आज हम बेसिकली उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मदर और बेबी दोनों की वजह से हो सकती हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं मदर्स अपने बेबीज़ को। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानें, उन्हें कैसे ट्रीट करें, कैसे उनका ट्रीटमेंट करें, घर पर कर सकते हैं कि नहीं, और अगर किस केस में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। Myself Purnima, going to start today's topic, that is problems in breast feeding। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मदर की वजह से भी हो सकती हैं और उनके बेबी की वजह से भी हो सकती है। तो मदर की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मीन्स मदर अगर बेबी को अपने फीड कराना ही नहीं चाह रही है तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि उस केस में मदर खुद से नहीं चाहती है कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए, तो इस केस में वो फीडिंग नहीं प्रोवाइड करती है। या फिर मदर का अटैचमेंट नहीं हुआ है बेबी से ठीक से, बेबी ठीक से ब्रेस्ट से नहीं अटैच हुआ है, या फिर मदर को एंजाइटी और स्ट्रेस है, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केस है, मीन्स ऑपरेशन के बाद ऑपरेटिव डिलीवरी है उसके बाद, या फिर मिल्क सिक्रेशन जो हो रहा है मदर में वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इनएडिक्वेट हो रहा है, या फिर ब्रेस्ट से जुड़ी कोई भी उनको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उस केस में मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। या फिर बात करें अगर इन्फेंट से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो अगर लो बर्थ वेट बेबी है या फिर प्रीमेच्योर बेबी है, उस केस में वो प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाता है। या फिर बेबी को कोई टेम्पररी इलनेस है उस केस में, या फिर बेबी का स्टमक सॉल्वड एयर की वजह से अगर ओवर डिस्टेंडेड हो गया है उस केस में, या फिर कोई कंजेनिटल माल फॉर्मेशन है, लाइक क्लैफ्ट लिप हो गया, क्लैफ्ट पैलेट हो गया, उस केस में भी बेबी फीड नहीं कर पाता है प्रॉपर। या फिर नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, ब्रेस्ट का कड़ा होना, क्रैक्ड और सोर निपल हो सकता है, मेस्टाइटिस मीन्स इन्फेक्शन हो सकता है, इनसफिशिएंट एंड नो मिल्क सप्लाई मीन्स मिल्क सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस मीन्स ब्रेस्ट में लाइक पस वस फॉर्म हो जाना, रिट्रैक्टेड या इन्वर्टेड निपल, प्लग डक्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस केस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है मदर्स। तो मेन बेसिकली हम आज इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इस प्रॉब्लम को डिटेल में देखेंगे कि इन्हें कैसे पहचानें, इस केस में क्या होता है, क्या इनके साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की। तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट क्या होता है, इसमें जो ब्रेस्ट होता है वो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे काफ़ी भरा होता है, ओवरफुल होता है, और इस केस में काफ़ी पेनफुल होता है यह। इसको कैसे पहचानेंगे, मीन्स ये जो होता है इस केस में बेबी ब्रेस्ट कड़ा हो जाने की वजह से बेबी प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है, लैचिंग नहीं कर पाता है, तो उस केस में बेबी जो मदर होती है वो अपने बेबी को ठीक से फीड नहीं करा पाती हैं, तो उस केस में जो मिल्क बना रहता है वो बाहर नहीं निकल पाता है ब्रेस्ट से, और इससे ब्रेस्ट से रिलेटेड जो अदर समस्या होती है, अदर प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है यहाँ पे। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट में इसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। इस केस में होता क्या है, जो ये एल्वियोलाई होते हैं, नॉर्मल एल्वियोलाई जो नॉर्मल नहीं इंगॉज हुए रहते हैं, नॉर्मल ब्रेस्ट उसमें एल्वियोलाई सिंपल होते हैं,
इस केस में क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल्क भरा हुआ रहता है, लेकिन ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं मिल्क किसी भी वजह से। तो डिटेल में बात करें तो जो लिम्फ और वेनस चैनल होती हैं एल्वेलाई के आसपास इधर, वो इंगॉज्ड हो जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे जो एल्वेलाई में प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और ये जो पैसेज होता है यहाँ पे जो डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स को ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है, जो डक्ट से ये मिल्क फ्लो हो रहा था, इधर निपल के थ्रू बाहर आ रहा था, तो वो इस केस में नहीं होगा और मिल्क बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस केस में मिल्क यहीं पे रुका रह जाएगा। तो इस केस में मिल्क रुकने की वजह से यहाँ पे मिल्क कलेक्ट हो जाता है, तो ये मिल्क बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, और स्वेलिंग की वजह से जो ब्रेस्ट होगा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा और पेनफुल हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे ही इसको ट्रीट कर देते हैं, ब्रेस्ट हार्ड और पेनफुल हो गया है, यहाँ पे इसको ट्रीट कर देते हैं, इसे ही ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम ट्रीट कर दे रहे हैं इसको तो ठीक है, अगर नहीं ट्रीट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है। मीन्स ब्रेस्ट हार्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा निपल हार्ड हो गए हैं, तो इस केस में बेबी जो है लैचिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर, तो वो फीडिंग भी नहीं ले पाएगा। तो फीडिंग नहीं ले पाएगा तो शुरू में तो स्ट्रगल करेगा, तो उससे हो सकता है निपल को चोट पहुँचे, ब्रेस्ट को आपको चोट पहुँचे। फिर धीरे धीरे आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं बेबी को, तो उस केस में जो मिल्क यहाँ पर है वो रुका रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यह इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो इससे मेस्टाइटिस होने का चांस हो जाएगा, और मेस्टाइटिस आगे डेवलप होगा अगर उसको भी ट्रीट नहीं किया गया, तो वो एब्सेस फॉर्म कर देगा, मीन्स पस फॉर्म कर देगा यहाँ पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंगॉजमेंट है अगर आपको, तो आप उसको पहचानें और टाइम पे ट्रीट करें। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो यह नॉर्मल जो फुल ब्रेस्ट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी स्वेलिंग लगेगा, उसमें काफ़ी कड़ापन लगेगा, जो उसकी वेन्स होंगी वो प्रोमिनेंट आपको दिखेंगी लगेगा, और जो ब्रेस्ट होगा वो वार्म होगा, गर्म होगा, डिस्टेंडेड होगा, और कड़ापन लगेगा। टच करने से ही आपको निपल जो होगा वो भी कड़ा होगा, और मे बी यहाँ से लीकेज हो सकता है मिल्क का। तो इससे आप पता कर सकते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है, या फिर आपको फीवर हो सकता है, और जो एक हैवीनेस की फीलिंग होती है मिल्क फुल होने के बाद ब्रेस्ट में, वो भी यहाँ पर होगा, जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट में भी होता है। तो बात आती है कि कैसे हम पहचानेंगे कि नॉर्मल ब्रेस्ट है या फिर इंगॉर्ज ब्रेस्ट है, क्योंकि लगभग सिमिलर हैं, इसमें कॉमन है अगर फीवर नहीं हो तो। बात करते हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फुल ब्रेस्ट है कि इंगॉर्ज ब्रेस्ट। तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट होता है वो, फुल ब्रेस्ट की बात करें तो शुरू के जो 2 से 3 दिन तक होते हैं वो नॉर्मल ब्रेस्ट भी फुल ब्रेस्ट की फीलिंग आती है, लाइक हैवीनेस की फीलिंग आती है उसमें। तो जो फुल ब्रेस्ट होता है वो शुरू के 2-3 दिन होता है, और जो इंगॉश ब्रेस्ट होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, या किसी भी टाइम हो सकता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बेबी को। तो जो फुल ब्रेस्ट होता है वो वार्म होता है, फुल होता है, हैवी होता है, मीन्स थोड़ा गर्म रहेगा, फुल रहेगा, मिल्क से भरा हुआ, और आपको हैवी लगेगा। सेम इंगॉज ब्रेस्ट में भी सेम होता है, ये वार्म होता है, यहाँ पे हल्का गर्म होता है, लेकिन ये ज़्यादा गर्म आपको फील हो सकता है, फुल और हैवी दोनों लगेगा। लेकिन इस केस में इंगॉज ब्रेस्ट के केस में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, दर्द होगा आपको, और एडिमेटस लगेगा, फुला हुआ लगेगा, स्वेलिंग लगेगा, हार्ड लगेगा, टाइट और फ्लैट लगेगा, स्पेशली निपल के एरिया की बात करें तो, और शाइनी लगेगा थोड़ा, और रेड भी हो सकता है। तो ये सारे केसेस इंगॉज ब्रेस्ट के शो करते हैं। बात करें अगर फुल ब्रेस्ट की, तो मिल्क फ्लोइंग होगा, इसमें मिल्क फ्लो नहीं होगा, मीन्स बेबी अगर फीड कर रहा है तो मीन्स जैसा हमने बताया कि जो ब्लॉक हो गए हैं पैसेज, मिल्क निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो मिल्क बाहर नहीं निकलेगा। फीवर जो होता है फुल ब्रेस्ट में वो नहीं होता है, इंगॉज ब्रेस्ट के केस में फीवर आ सकता है। यह जो होता है बिफोर फिर मीन्स शुरू के जो 10 से 14 दिन होते हैं, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, उससे पहले जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उससे पहले आपको हैवीनेस फीलिंग होगी, फुलनेस ब्रेस्ट में फीलिंग होगी, ये कि आपके ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्म हो गया है, और फुलनेस लगेगा, काफ़ी भरा भरा लगेगा। और इंगॉज ब्रेस्ट के केस में शुरू में तो ऐसा फील होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ब्रेस्ट से मिल्क आपका निकल नहीं पाएगा बाहर, तो ये एक इनहिबिटर का काम करेगा, और इनहिबिटर का काम करेगा तो ये ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है उसको धीरे धीरे कम कर देगा, उसको बनने ही नहीं देगा। फिर इससे क्या होगा, जो इंगॉजमेंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि फुल ब्रेस्ट और इंगॉज ब्रेस्ट में क्या अंतर है। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जो भी प्री लैक्टल फीड दे रहे हैं बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से पहले, उसको ना दें।
जो भी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने से पहले बहुत जगह पे दिया जाता है, कोई फार्मूला मिल्क दे देता है या फिर कुछ अदर चीज़ दे देते हैं सब लोग, तो उसको प्री लैक्टियल फीड बोलते हैं। तो उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है आपको और ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे शुरू कर देना है। और जब भी बेबी को डिमांड हो तब ब्रेस्ट फीड कराना है, ऐसा नहीं कि बाई क्लॉक कराएं, बाई डिमांड आपको फीड कराना है बेबी को। तो प्रॉपर पोजिशनिंग और प्रॉपर लैचिंग प्रोवाइड करना है, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरह के इंगॉजमेंट से। मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, इसमें जो भी मीन्स अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो भी बेबी को फीड कराएं तो जिस ब्रेस्ट से करा रहे हैं उसमें ब्रेस्ट फीड आपने करा दिया, तो अब अगर आपको लगता है कि पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी हो गया है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मिल्क रह गया है तो आपको मैनुअल एक्सप्रेशन से उसको निकालना है। इस तरह से मैनुअल एक्सप्रेशन से हाथ से आपको प्रेस करके जो भी बचा मिल्क है उसको बाहर निकालना है। तो उसको निकालने से क्या होगा कि मिल्क अंदर बचा नहीं रहेगा, उससे ब्रेस्ट इंगॉजमेंट की समस्या नहीं होगी आपको। या फिर पेन के लिए आप एनाल्जेसिक या पेन रिलीवर ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे। बेबी को प्रॉपर फीडिंग कराना है, प्रॉपर फ्रिक्वेंट इंटरवल पे फीडिंग कराना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेबी फीड करेगा उतना ज़्यादा ही आपको कंफर्ट मिलेगा और इंगॉजमेंट का केस कम होगा। ब्रेस्ट से रिलेटेड सपोर्टिव मेजर आप यूज कर सकते हैं, आइस बैग्स यूज कर सकते हैं पेन को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो बात करें अगर किस तरह से मिल्क को आप मूव करेंगे, मिल्क को किस तरह से सप्लाई आपका बढ़ेगा मिल्क का, तो इसके लिए आपको ब्रेस्ट फीड बेबी को कराते रहना है। जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतना ही इंगॉजमेंट में हेल्प मिलेगा, उतना ही इंगॉजमेंट आपका कम होगा और नॉर्मल होगा। तो इस केस में जब भी आप बेबी को फीड कराएंगे तो धीरे धीरे जो मिल्क रहता है, जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है, उससे आपका जो एरियोला रहता है वो पहले कड़ा था, फिर क्या होगा धीरे धीरे सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा तो बेबी लैच करेगा, बेबी लैच करेगा तो धीरे धीरे बेबी फीड करना शुरू कर देगा और इस तरह से आपका इंगॉजमेंट कम हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं कि अपने हैंड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। शुरू का मिल्क जो होता है वो बेबी के माउथ में आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था कि लैचिंग कराना है पहले, उसके बाद निपल को टच कराना है, माउथ में इंसर्ट करना है निपल को और खुद से हैंड से प्रेस करके आपको मिल्क एक्सप्रेस करना है माउथ में। इससे क्या होगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स शुरू होगा। लेट डाउन रिफ्लेक्स शुरू होगा तो यह बेबी को इनिशिएट करेगा कि वह किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करे लेट डाउन रिफ्लेक्स के बाद। और आप हीट पैक्स का भी यूज कर सकते हैं मिल्क को मूव कराने के लिए। या फिर आप एक वार्म शावर भी ले सकते हैं, गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। बात आती है कि पेन और स्वेलिंग जो है उसको कैसे कम करें, तो उसके लिए आइस पैक्स यूज कर सकते हैं। आप 10-10 मिनट के अंतर पे आप आइस पैक से सेकाई कर सकते हैं। या फिर कैबेज भी कुछ लोग यूज करते हैं, कोल्ड कैबेज की पत्तियों को आप ब्रेस्ट के ऊपर रख सकते हैं क्लॉथिंग के अंदर, तो उसको भी 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, उसके बाद हटा देना है। इसके बाद आपको सपोर्टिव क्लॉथिंग पहनना है, मेडिकेशन यूज करने हैं, मेडिकेशन लेने, पेन किलर वगैरह लेना है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस पे लेना है। तो ये इस सब से हम इंगॉजमेंट को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इन्वर्टेड या फ्लैट निप्पल। इन्वर्टेड या फ्लैट निप्पल क्या होता है, ये भी मीन्स एक प्रॉब्लम होता है। इसमें भी बेबी प्रॉपर लैचिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि निप्पल उनके मुंह में ठीक से जा नहीं पाता है और फ्लैट होता है या फिर इन्वर्टेड होता है। तो इस केस में जो लैचिंग होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है बेबी के लिए, और प्रॉपर लैचिंग ना होने की वजह से प्रॉपर मीन्स मिल्क नहीं जा पाता है उनके माउथ के अंदर, और एक टाइम आता है एग्जॉस्ट हो जाते हैं बेबी और जो फीडिंग है वो छोड़ देते हैं। तो इस केस में भी धीरे धीरे अगर हम इसको ट्रीट ना करें टाइम पे तो ये भी बढ़ के इंगॉजमेंट का रूप ले लेगा और इंगॉजमेंट से फिर बाकी समस्याएं होंगी। तो इस केस में बेबी शुरू में फीडिंग करेगा, फिर उसके बाद प्रॉपर नहीं कर पाएगा, इरिटेटेड होगा, फिर उससे निपल को इंजरी करेगा, सोर करेगा, एक्सकोरिएटेड हो जाएगा निपल। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि आपका इन्वर्टेड निप्पल है या फिर फ्लैट निप्पल है या फिर नॉर्मल निप्पल है, तो इसके लिए एक पिंच टेस्ट होता है। पिंच टेस्ट में पिंच करना रहता है, मीन्स थंब और मिडिल फिंगर जो होता है, सॉरी थंब और 4 फिंगर जो होता है उससे उसको हम रखते हैं, निप्पल जो होता है उससे 2-3 सेंटीमीटर पीछे रखते हैं एरियोला पे। उसके बाद इसको पिंच करते हैं धीरे से। पिंच करने के बाद अगर निप्पल इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब कि आपका निप्पल नॉर्मल है। अगर ये फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब आपका निप्पल जो है वो फ्लैट है। इस केस में बेबी को अगर हेल्प से प्रॉपर लैचिंग प्रोवाइड करें तो काफ़ी हद तक वो फीडिंग कर सकता है। बात करें अगर इन्वर्टेड निप्पल की, तो इस तरह से पिंच करने के बाद जो निप्पल होगा वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ लगेगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा, तो इसको बोलते हैं उल्टा निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल अंदर की तरफ धंसा हुआ। इस केस में बेबी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको हम हेल्प से लैचिंग करा सकते हैं, लेकिन शुरू में ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है लेकिन प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा बेबी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा फ्लैट निप्पल है, कौन सा इन्वर्टेड निप्पल है।
तो इस केस में हमको कैसे ट्रीट करना है, जो भी फ्लैट निप्पल या इन्वर्टेड निप्पल है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। तो उसके लिए एक सिरिंज मेथड फॉलो करते हैं। सिरिंज मेथड में एक सिरिंज लेंगे हम, उसको आगे से हब साइड से 1-2 सेंटीमीटर पीछे करके कट कर देंगे ब्लेड से। कट करने के बाद जो इधर पीछे का पोर्शन है, इसको प्लंजर बोलते हैं, इसको आप इधर से निकालेंगे और इधर जो कट एंड है वहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जहाँ से आपने प्लंजर निकाला है उसको यहाँ पर निपल में इंसर्ट करेंगे, निपल साइड में लगाएंगे। उसके बाद ये पीछे का प्लंजर जो है इसको खींचेंगे पीछे की तरफ, इसको पुल करेंगे। पुल करने से क्या होगा, ये निप्पल जो है अगर फ्लैट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा तो वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं निप्पल के पोजीशन को, और उसके बाद आपको फीड कराते रहना है, फीडिंग नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट बात करें तो प्लग डक्ट। प्लग डक्ट क्या होता है, इसमें ऑक्लूसन हो जाता है मिल्क का, मीन्स जो पैसेज वे होता है लाइक दिस इज एल्वियोलाई, एंड ये जो पैसेज वे होता है जहाँ से मिल्क पास होती है बाहर निकलती है निप्पल के थ्रू, इसमें ऑक्लूजन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ऑक्लूजन होने से क्या होगा, मिल्क सप्लाई जो है वो बाहर की तरफ नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं पे रुका रह जाएगा। तो यहीं पे रुका रह जाने से यहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाएगा मिल्क डक्ट का। तो यहाँ पे भी एक टाइम शुरू में धीरे धीरे कम होता जाएगा मिल्क की सप्लाई, फिर एक टाइम आएगा ये ऑक्लूजन बढ़ जाएगा तो मिल्क सप्लाई यहाँ से बाहर निकलना, मिल्क सिक्रेशन बंद हो जाएगा। तो ये जो मिल्क सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो बेबी फीड फिर प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इस केस में भी ज़रूरी है कि बेबी को प्रॉपर फीडिंग कराते रहें। तो इस केस में आपको कैसे मैनेज करना है इसको, तो सबसे पहले तो प्रॉपर पोजिशनिंग और प्रॉपर लैचिंग कराना है, बेबी को फीड कराते रहना है प्रॉपर। और इसके बाद गर्म कंप्रेस से सिकाई करनी है। इस केस में पेन के लिए माइल्ड पेन रिलीवर ले सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे। नेक्स्ट बात करें तो क्रैक्ड निप्पल। क्रैक्ड निप्पल को किस तरह से पहचान सकते हैं, लाइक रेड हो जाएगा, यहाँ पर निप्पल एरिया में रेड हो जाएगा, स्कैब्ड स्किन हो जाएगा अराउंड द निप्पल, या फिर निप्पल के बेस पे काफ़ी फीसर शो होंगे। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि क्रैक्ड निप्पल हैं। क्रैक्ड निप्पल के केस में क्या मैनेज करना है आपको, इसमें करेक्ट अटैचमेंट प्रॉपर ध्यान में रखना है। जो भी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम होती है वो मेनली यही पोजिशनिंग और लैचिंग की वजह से ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि किस तरह से बेबी को वो अटैचमेंट देना है, किस तरह से प्रॉपर पोजिशनिंग रखनी है। इसके बाद जो भी क्रैक्ड निप्पल है उस पर फ्रेश ह्यूमन मिल्क अप्लाई करना है। फ्रेश ह्यूमन मिल्क अप्लाई करने से क्या होगा, एक इमोलिएंट का काम करता है, तो जो वहाँ की स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखेगा। इसके अलावा आप लोशन भी यूज कर सकते हैं, मिकोनाजोल, जो भी अफेक्टेड निप्पल है वहाँ के एरिया पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा निप्पल सीड्स आते हैं, निप्पल सीड्स भी यूज कर सकते हैं। ये आपको आपके निप्पल को प्रोटेक्ट रखेगा और जो फीडिंग के टाइम आपका बेबी ब्रेस्ट फीड भी करता रहेगा। नेक्स्ट है सोर निप्पल। सोर निप्पल क्या होता है, निप्पल ये भी एक फाल्टी सकिंग टेक्निक की वजह से होता है। इस केस में भी बेबी को अगर प्रॉपर अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप या फिर प्रॉपर पोजिशनिंग दे रहे हैं तो इसका केस भी कम हो जाता है। तो इस केस में जो पेन होता है, मीन्स फीडिंग के टाइम पे बेबी को अगर हम फीड करा रहे हैं तो उस टाइम में पेन होगा, और वो परसिस्टेंट जितने टाइम तक हम फीडिंग करा रहे हैं या तो बीच बीच में या तो परसिस्टेंट होता रहता है सोर निप्पल के केस में। इस केस में इसको प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक से, मीन्स प्रॉपर लैचिंग टेक्निक यूज करके, और निप्पल को जितना हो सके प्रॉपर एयर और सनलाइट में एक्सपोज करना है आपको, और मॉइस्ट नहीं रखना है, उसको प्रॉपर ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, जैसे कि उस पर कोई भी सोर या फिर कोई भी एक्सकोरिएशन स्किन ना हो। फिर जो भी प्रोडक्ट हैं लाइक केमिकल बेस्ड सोप्स हैं, अल्कोहल्स हैं, उनको अवॉइड करना है, वो स्किन को ड्राई बना देते हैं। तो निप्पल एरिया में बिल्कुल भी वो यूज नहीं करना है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करते रहना है, बेबी को ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना है, और इस केस में सिल्क का यूज नहीं करना है। ओके, इस केस में सिल्क का यूज नहीं करना, क्योंकि सिल्क का यूज अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ब्रेस्ट से रिलेटेड तो इस केस में सिल्क का यूज करने से जो वहाँ की स्किन है उनको हार्म होता है, और स्किन मीन्स उनको प्रॉपर एयर सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो इस केस में आप जहाँ तक पॉसिबल हो कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो निप्पल सिल्क ना यूज करें। इसमें प्रॉपर लैचिंग ज़रूरी होता है, प्रॉपर लैचिंग करेंगे आप तो कोई भी सोर निप्पल नहीं होगा।
या फिर निपल से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस केस में निपल बस अगर माउथ में जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस केस में ध्यान रखना है कि पूरा एरियोला आपके बेबी के माउथ में होना चाहिए। पूरा एरियोला होगा तो निपल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी आपको। कैसे ट्रीट करेंगे इसको? इसमें जो भी आपका मीन्स अफेक्टेड नहीं है, जिस निपल में आपको सोर नहीं हुआ है, जो भी ब्रेस्ट आपका हेल्दी है, उससे पहले फीड कराना है बेबी को। क्योंकि शुरू में बेबी हंग्री होते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी तेज़ी से सक करें या फिर कोई चोट पहुंचे आपको। तो इस केस में आपको जो भी अफेक्टेड साइड वाला निपल नहीं है उसमें फीड पहले कराएं और जो भी अफेक्टेड साइड वाला है उसको बाद में कराएं। तो शुरू में क्या करें कि पहले थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, जैसे हमने बताया कि पहले लेट डाउन रिफ्लेक्स शुरू करें, उसके बाद आप बेबी को फीड कराएं। क्योंकि शुरू में विगरसली बेबी सक करता है तो इस केस में जो इंजरी होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्टरनेट फीडिंग कराएं, मीन्स अल्टरनेट पोजीशन में फीडिंग कराएं। एक पोजीशन में आपको काफ़ी पेन लग रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो पोजीशन अपना चेंज कर सकते हैं आप, तो जिससे कि जो सोर हुआ है, सोर एरिया है, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े या फिर जो डैमेज टिश्यू है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्स आते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं आप सोर निपल के केस में। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है उस केस में सेल्स या फिर कोई भी सील्ड यूज नहीं करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है तो सील्ड यूज करना ज़रूरी हो जाता है उस केस में, क्योंकि उस केस में जो इंजरी है वो बढ़ता जाता है अगर आप सील्ड यूज नहीं करेंगे तो इस केस में ब्रेस्ट सेल यूज करना ज़रूरी है। और एनाल्जेसिक भी ले सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे। नेक्स्ट बात करें तो मेस्टाइटिस सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेस्ट में, इसलिए इसको मेस्टाइटिस बोला जाता है। ये इम्प्रॉपर मैनेजमेंट से भी हो सकता है, जैसे कि बाकी केसेस हुए इंगॉर्जमेंट या फिर सोर निपल या फिर बाकी इन्वर्टर फ्लैट निपल प्लग डक्ट, ये सारे केसेस हुए तो अगर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो आगे चल के मेस्टाइटिस बन जाएगा। मेस्टाइटिस में क्या होता है, सारे इस तरह से आप देख सकते हैं, रेड हो जाता है, सोलन एरिया हो जाता है, काफ़ी ये भी साइनी होता है। तो इसका मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि प्रॉपर ब्रेस्ट सपोर्ट प्रॉपर प्रोवाइड करके या फिर प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड लेके, क्योंकि इन्फेक्शन का केस है तो जितना ज़्यादा ओरल फ्लूइड लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोवाइड करते रहना है जो भी अनअफेक्टेड साइड है, मीन्स जिसमें आपको कुछ हुआ नहीं है, जो ठीक है आपका ब्रेस्ट, उससे आपको फीडिंग कंटिन्यू रखना है। और जो भी अफेक्टेड साइड है उनको मैनुअली उनमें से जो मिल्क है वो बाहर निकालना है, मैनुअली बाहर निकालना है, मैनुअली इसको खाली करते रहना है। क्योंकि खाली नहीं करेंगे तो ये आगे चल के जो एब्सिस फॉर्म कर लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि भले ही आप बेबी को फीड ना कराएं, बेबी को फीड नहीं कराना है, बेबी को हेल्दी साइड से फीड कराएं, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है जिसमें मेस्टाइटिस या इन्फेक्शन हुआ है उसको मैनुअली खाली करें। मैनुअली कैसे खाली करेंगे इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी आपको 7 दिन तक लेते रहना है। इसके बाद आता है ब्रेस्ट एब्सिस। जैसे हमने बताया कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट से रिलेटेड, उनको अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो वो आगे चल के ब्रेस्ट मेस्टाइटिस बनाएंगे, उसके बाद ब्रेस्ट एब्सिस बनाएंगे। अगर ब्रेस्ट मेस्टाइटिस जो हुआ है उसको भी प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया तो मेस्टाइटिस जो एब्सिस फॉर्म कर लेगा। तो एब्सिस फॉर्म करने की बाद इसमें क्या होता है, एब्सिस फॉर्म मीन्स पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि बाद में ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। इस केस में मदर को हाई ग्रेड फीवर आ जाता है और जो उसका ब्लड काउंट होता है वो भी बढ़ जाते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी चलाना पड़ता है और एनाल्जेसिक लेना पड़ता है, पेन किलर डॉक्टर के एडवाइस पे। इसमें ये जो होता है हॉस्पिटल प्रोसीजर होता है, इसमें इंसीजर और ड्रेनेज करते हैं। और उसके बाद इंसीजर और ड्रेनेज के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना रहता है। जो भी अनअफेक्टेड साइड होता है, मीन्स एक साइड जो हेल्दी साइड है वहाँ से कंटिन्यू करना है। और जितने भी टाइम पे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो उसमें जब भी आप फीडिंग करा रही हो तो जो भी अफेक्टेड साइड है जिसमें आपको वो पस फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें आपको एब्सिस फॉर्म हुआ है, वो आपको खाली करना रहता है। उसके लिए पंप होते हैं, पंप से आप खाली कर सकते हैं। एक बार जब मेस्टाइटिस ठीक हो गया है या फिर एब्सिस फॉर्म जो हुआ है वो ठीक हो गया, एक बार सेलुलाइटिस रिकवर हो गया, रिजॉल्व हो गया, तो उस केस में आपको फिर से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना है एज नॉर्मल। नेक्स्ट बात करें तो जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सी मदर्स में होती है, इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन। तो इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन के क्या क्या कॉज होते हैं? सबसे पहले तो इनफ्रिक्वेंट सकलिंग आता है, अगर बेबी ठीक से सकलिंग नहीं कर रहा है, प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं है उनका। तो एंजाइटी स्टेट जो होता है परप्यूरियम स्टेज में, पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है मदर्स में, उसकी वजह से, या फिर इल डेवलपमेंट हुआ है, निपल प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर पेनफुल ब्रेस्ट लीजन कोई है, या फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिशन हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो
मीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस केस में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इन्हेंसिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो बात करें तो सक्लिंग, मीन्स सक्लिंग क्या होगा, बेबी को जब भी सक कराएंगे तो अगर प्रॉपर सक्लिंग कर रहा है तो वो एक इम्पल्स भेजेगा ब्रेन में। तो ब्रेन में जैसे हमने बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 पार्ट होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। तो जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को ये इनिशिएट करता है, मीन्स एक्टिवेट करता है। तो प्रोलैक्टिन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जितना ज़्यादा बेबी सक्लिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। या फिर इम्पटिंग ऑफ ब्रेस्ट हो गया, जितना ज़्यादा हम ब्रेस्ट खाली करेंगे, मीन्स बेबी को फीड कराएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन के थ्रू फीड जो मिल्क है उसको बाहर निकालेंगे। तो अगर जितना ज़्यादा ब्रेस्ट खाली होगा उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। या फिर नाइट फीड अगर आप करा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नाइट में बढ़ जाता है, तो अगर हम नाइट फीड करा रहे हैं तो वो भी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। या फिर बेबी के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग को, ब्रेस्ट प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को। या फिर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड है तो इस केस में भी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगा। या फिर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा कुछ हो रहा है बेबी के साथ है, हम बेबी की वजह से जो वो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो ये जो हैं वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ओके, हैंडलिंग फैक्टर की बात करें क्या क्या रोकते हैं, तो प्रीलैक्टेड फीड अगर आप दे रहे हैं या फिर बॉटल फीडिंग दे रहे हैं बेबी को, तो ये मिल्क प्रोडक्शन जो है उनको रोक देंगे, मिल्क बनने की जो क्रिया होती है उनको रोक देंगे, उनको कम कर देंगे। या फिर इनकरेक्ट पोजिशनिंग है, प्रॉपर लैचिंग नहीं हुआ है, या फिर पेनफुल ब्रेस्ट कंडीशन है, वरी है, स्ट्रेस है किसी बारे में, एंजाइटी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट है, या फिर डाउट है, तो इस केस में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। मैनेज कैसे करना है, तो मदर को सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे के बारे में जानना है, फिर करेक्ट पोजिशनिंग, करेक्ट लैचिंग के बारे में जानना है, और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक लेना है। ट्रीटमेंट जो भी एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं, जो भी एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं, लीजन हो रहा है, पेन हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट लेना है आपको। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है तो बेबी जो शकल नहीं कर पाते हैं, तो उनके में भी अवॉइड करना है कि जो आर्टिफिशियल फूड हम या वाटर दे रहे हैं उसको ऐड करें, उसको ना दें। या फिर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि बेबी सक नहीं कर पाता है, तो सक नहीं कर पाएगा तो फीडिंग वो नहीं कर पाएगा ठीक से। तो प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो उससे आपको भी ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, या फिर बेबी तो भूखा रहेगा ही। तो इस केस में आपको चाहिए कि आप एक्सप्रेस मिल्क बेबी को दें, मीन्स अपने हाथ से मिल्क ब्रेस्ट से अपने निकालें, और कटोरी स्पून या फिर जो अदर स्पून आते हैं बेबी के लिए उनसे आप प्रोवाइड करें उनको फीड। निपल को स्लाइटली अच्छे से बेबी में लैचिंग कराएं, लेट डाउन रिफ्लेक्स उनमें शुरू करें पहले, फिर उसके बाद उसको फीड कराएं। धीरे धीरे आप उसको ट्रेनिंग दें, धीरे धीरे वो फिर लर्न कर लेगा कि किस तरह से शकल करना है, तो फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करने लगेगा। बेबी के नोज को जब भी आप फीडिंग कराएं उस टाइम पे फ्री रखें। तो इस तरह से आप बेबी में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का, और वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करने लगेगा। तो इससे आपके भी ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेबी को भी ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स ब्रेस्ट मिल्क मिलता रहेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, जिसमें कि इंगॉज निपल था, इन्वर्टेड या फ्लैट निपल, प्लग डक्ट, क्रैक निपल, सोर निपल, मैस्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सेस, inadequate मिल्क प्रोडक्शन, बेबी हु डज नॉट सकल्स लाइक दिस। तो ये सारे केसेस में बस एक ही इसका सोल्यूशन है कि आप ब्रेस्ट फीड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग का जो पोजिशनिंग है वो प्रॉपर रखें, वो करेक्ट रखें, करेक्ट लैचिंग रखें। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर पोजिशनिंग क्या होती है, करेक्ट पोजिशनिंग, करेक्ट लैचिंग कैसे कराते हैं। इसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें किस तरह से पोजिशनिंग कराते हैं बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, किस तरह से लैचिंग कराते हैं, करेक्ट लैचिंग पोजिशनिंग क्या होता है। और आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक ब्रेस्ट में हो रहा है तो जिस ब्रेस्ट में हो रहा है उसमें जहाँ तक पॉसिबल हो आपको फीड कराएं। अगर ना करा पाएँ तो जिस साइड में नहीं हुआ है, जो अनअफेक्टेड साइड है, वहाँ से फीडिंग देते रहें बेबी को। ऐसा नहीं कि जिस साइड में हुआ है उस साइड को छोड़ के दूसरे साइड से भी आप फीड नहीं कराना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोनों साइड में से जो साइड हेल्दी है उस साइड से आपको हमेशा फीडिंग कराते रहना है। और जितना पॉसिबल हो
अगर आप एक्सप्रेस कर पाएँ मिल्क को, हाथ से निकाल पाएँ, या फिर आजकल पंप आते हैं, पंप से अगर निकाल पाएँ जो भी अफेक्टेड साइड वाला ब्रेस्ट है वहाँ से मिल्क को, तो वो भी आप करें। तो एक्सप्रेस्ड मिल्क कैसे हाथ से निकालना है मिल्क, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, इसके लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए नए वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए आप बेल आइकन पे प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।